हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेल बायोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव जालिका के खोजकर्ता वैज्ञानिक के बारे में। अंतःप्रद्रव जालिका की खोज के.आर. पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतःप्रद्रव जालिका की खोज की है और ये खोज इन्होंने सन 1945 में की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द दिया है, ये शब्द किसने दिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का गठन करने वाले वैज्ञानिक हैं पोर्टर, एक तो के.आर. पोर्टर ही हैं और दूसरे हैं कालमैन, पोर्टर एंड कालमैन। सन 1948 में इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव जालिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाई नहीं जाती। तो यूकैरियोटिक कोशिका में चपटे आपस में जुड़े, थैली युक्त यूकैरियोटिक कोशिका में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। जालिका तंत्र बिखरा रहता है। इसे अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रद्रव जालिका की हम परिभाषा की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र पाया जाता है। जालिका तंत्र बिखरा रहता है, इसे ही अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनती है। अंतःप्रद्रवी जालिका 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है।
तो अंतःप्रदव जालिका कितने प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है? 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। इन तीनों प्रकार की संरचनाओं को ध्यान से देखें। पहली संरचना है सिस्टर्नी। इस प्रकार की नलिका जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो पहली संरचना हमारे पास में आई सिस्टर्नी। इन पर ये राइबोसोम के कण हैं, ये लगे हो सकते हैं राइबोसोम के कण। तो 3 प्रकार की हम बात कर रहे थे। पहला प्रकार हमारे पास में है सिस्टर्नी। दूसरा प्रकार है जो संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं पुटिकाएं। पुटिकाएं ये गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। आकृति कैसी होगी इनकी? गोल या अंडाकार। और इनके ऊपर भी अपन राइबोसोम के कण लगा सकते हैं, पुटिकाएं। तो 2 संरचनाएं हमारे पास में हो गई, सिस्टर्नी और पुटिकाएं। तीसरे प्रकार की संरचनाएं हमारे पास नलिकाएं। इस प्रकार की तीसरे प्रकार की संरचनाएं नलिकाएं कहलाती है, जिनकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की तीसरी संरचनाएं हैं नलिकाएं। कुल मिलाकर आपने देखा कि अंतःप्रदव जालिका के अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं। इसमें अपन सिस्टर्नी के व्यास की बात करें तो ये 20 से 50 माइक्रोमीटर इनका व्यास है। तीनों की अलग अलग संरचना की बात करें तो सिस्टर्नी का व्यास होता है 20 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक, और पुटिकाओं का व्यास होता है 25 से, सिस्टर्नी का व्यास हो गया 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। पुटिकाओं का व्यास होगा 25 से यानी 25 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम तक। अब हम बात करते हैं नलिकाओं का व्यास कितना होगा। नलिकाओं का व्यास होता है 50 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये बात हुई व्यास की। सिस्टर्नी का व्यास 20 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर, इनकी सबसे छोटी हैं। पुटिकाओं का व्यास 25 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम। नलिकाओं का व्यास 50 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। राइबोसोम के कणों की हम बात करें तो सिस्टर्नी पर और पुटिकाओं पर राइबोसोम के कण हैं। ये जो हमने बनाए हैं ये राइबोसोम के कण हैं, जो सिस्टर्नी पर है, पुटिकाओं पर है, लेकिन नलिकाओं पर हमने नहीं बनाए हैं। अब जिन पर भी राइबोसोम के कण हमने लगाए हैं, राइबोसोम के कण किस पर लगाए हैं? सिस्टर्नी पर और पुटिकाओं पर। इसका मतलब हुआ कि सिस्टर्नी और पुटिकाएं प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम हैं, नलिकाएं प्रोटीन संश्लेषण नहीं करती हैं। नलिकाएं कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। उन दोनों का काम प्रोटीन संश्लेषण है और नलिकाओं का काम है कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करना। इधर हम एक बात और देख रहे हैं कि ये राइबोसोम के जो कण हैं ये अंतःप्रदव जालिका से कौन से प्रोटीन द्वारा जुड़ते हैं? तो उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन प्रोटीन।
फॉरेन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन क्या है? यह वह प्रोटीन है जिसके द्वारा राइबोसोम के कण अंतःप्रदव जालिका से जुड़े हुए हैं। इस जगह पर राइबोफोरिन प्रोटीन है जिसके द्वारा राइबोसोम के कण अंतःप्रदव जालिका से लगे होते हैं। इसके बाद में ये तो बात थी संरचना की, वे 3 प्रकार की संरचनाएं मिलकर के अंतःप्रदव जालिका का निर्माण करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतःप्रदव जालिका के प्रकारों की। तो अंतःप्रदव जालिका के प्रकार, अंतःप्रदव जालिका के प्रकार से पहले हम बात करें कि अंतःप्रदव जालिका कोशिका में किस प्रकार से स्थित होती है। तो देखिए, ये हमारे पास में केंद्रक है। केंद्रक के अंदर अपन हालांकि केंद्रक पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी इधर अब आ गया है तो अपन देखते हैं कि केंद्रक के अंदर 2 झिल्ली वाला आवरण होता है। ये हमने 2 झिल्लियाँ बनाई केंद्रक की, और बीच बीच में ये केंद्रक छिद्र हैं। इस प्रकार से ये केंद्रक पाया जाता है कोशिका में। ये केंद्रिका है और ये क्रोमेटिन जाल और ये केंद्रक द्रव। तो अभी हम हालांकि केंद्रक की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब आ गया है तो थोड़ी सी संरचनाएं देख लें। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल, और जो द्रव भरा हुआ है वो केंद्रक द्रव है। हम बात कर रहे थे अंतःप्रदव जालिका की। ये इसको कोशिका के रूप में अपन आगे बढ़ाते हैं पूरा कोशिका बनाने के लिए। ये जंतु कोशिका का चित्र अपन बना रहे हैं। तो देखिए, अंतःप्रदव जालिका एक ओर से एक केंद्रक झिल्ली से जुड़ती है। तो एक तरफ से तो ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के परिभाषा में हमने पढ़ा था एक जाल के रूप में ये अंतःप्रदव जालिका होती है, और एक तरफ से फिर ये आपके प्लाज्मा झिल्ली तक अंतःप्रदव जालिका जाती है। तो एक तरीके से कंकाल का निर्माण यहाँ पर कर रही है। तो इधर केंद्रक झिल्ली से जुड़ी है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा झिल्ली से जाकर जुड़ जाती है। तो ये संरचना अपने अंतःप्रदव जालिका की होती है। तो हम बात कर रहे थे कि अंतःप्रदव जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतःप्रदव जालिका राइबोसोम के कण लगे होने के आधार पर, किस आधार पर? राइबोसोम के कण लगे होने के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अभी इसी में हम देखिए 2 प्रकार बनाएंगे। कुछ अंतःप्रदव जालिका के ऊपर ये राइबोसोम के कण लगे हैं, और ये जो कण लगे हैं ये कण हैं राइबोसोम के, जिन्हें हम प्रोटीन के कारखाने कहते हैं। अब इन राइबोसोम के कणों के लगे होने के आधार पर ही हम अंतःप्रदव जालिका के 2 प्रकार बता सकते हैं। पहला, जिन अंतःप्रदव जालिकाओं पर राइबोसोम के कण लगे हुए हैं, इस अंतःप्रदव जालिका को बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदव जालिका। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम खुरदरी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पर
राइबोसोम के कण नहीं लगे हुए, ये अंतःप्रदव जालिका दूसरा प्रकार हो गया हमारे पास चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो प्रकार आ गए, चिकनी अंतःप्रदव जालिका और खुरदरी अंतःप्रदव जालिका। अब हम बात करते हैं इनके कामों की कि इन दोनों के काम भी अलग अलग हैं। तो देखो, जो अपने खुरदरी अंतःप्रदव जालिका है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण लगे हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण कर सकती है, यानी कि इसका काम हो गया प्रोटीन संश्लेषण करना। चिकनी अंतःप्रदव जालिका पर राइबोसोम के कण नहीं है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पदार्थ स्रावित करती है, जैसे फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरॉयड का ये हार्मोन का संश्लेषण करती है। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरॉयड्स, इनका संश्लेषण करती है। और ये जो अपने चिकनी अंतःप्रदव जालिका है, हमारे शरीर में उन जगहों पर ही ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर इन पदार्थों का सिक्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पाई जाती हैं WBC में, वाइट ब्लड कार्पल्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में, आँख की ग्राही कोशिकाओं में, वसा कोशिकाओं में और यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये दोनों प्रकार के अंतःप्रदव जालिकाओं का अलग अलग काम हो गया। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉयड का सिक्रेशन या श्रवण करती है। तो साथ साथ अब हमारे यहाँ पर इसका काम भी हो जाता है पूरा। फिर हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की सोचें, तो कार्य आपके सामने देखिए विदित हैं कि एक काम अपना ये आ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण करती है। तो एक काम हमारे पास में हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है और कौन से करती है? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है। इसके अलावा दूसरा काम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए इधर केंद्रक झिल्ली से जुड़ी है और दूसरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से जाकर ये जुड़ रही है। इसका मतलब ये इस कोशिका का कंकाल भी बना रही है। इधर भी होंगी अंतःप्रदव जालिका, इधर भी होंगी, और कुल मिला के ये कोशिका का कंकाल बनाती है। कोशिका कंकाल बनाने का काम किसका है? अंतःप्रदव जालिका का। इसके अलावा चिकनी अंतःप्रदव जालिका की अब हमने बात की थी कि ये वसा, ग्लाइकोजन और स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा, ग्लाइकोजन और स्टीरॉयड का संश्लेषण करती है। स्पेशली चिकनी अंतःप्रदव जालिका का कार्य हो गया। इसके अलावा केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आवागमन इसके द्वारा होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव, ये पदार्थ जो भरा हुआ है कोशिका द्रव है, इसके बीच में पदार्थों का आवागमन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और एक हम स्पेशल काम की बात करें तो ये एटीपी के निर्माण में सहायता करती है। एटीपी के निर्माण
में सहायता करती है। तो ये थी अपने अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शब्द है वो पोर्टर और कालमैन ने दिया सन 1948 में। संरचना पढ़ी आपने। संरचना में 3 प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर है, जिनसे मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, जिसमें आपने देखा एक तो सिस्टर्नी, दूसरी पुटिकाएं, तीसरी नलिकाएं। फिर हमने इसकी संरचना भी देखी। ये तीनों चीज़ें मिलकर इस प्रकार से अंतःप्रद्रव जालिका का निर्माण करती हैं। प्रकार की हमने बात की, 2 प्रकार की है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के काम अलग अलग हैं। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करती है। चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका वसा, ग्लाइकोजन और स्टेरॉयड का संश्लेषण करती है। कॉमन कार्य की बात करें तो ये अंतःप्रद्रव जालिका कोशिका का कंकाल बनाती है और एटीपी के निर्माण में भी सहायता करती है। तो इस प्रकार से ने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।